सीबीएसई फोरम में। आई होप बच्चे आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे और विजन पॉइंट से जुड़े होंगे, राइट। बेसिकली बच्चे हम लोगों का जो डिस्कशन चल रहा है, क्लास 11th का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 1 दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। इट क्लियरली मीन्स कि बच्चे इससे क्या है कि आपके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी गो थ्रू कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा सो दैट हमारी यूनिटी और भी बने रहे, राइट। तो बच्चे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो है आज का लेक्चर नंबर 4 और बिफोर लैंडिंग ऑन टू दैट ये बहुत ज़रूरी है और मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता है, मैं हूँ आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या रहेगा खास, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो बेसिकली आज के ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, राइट। इससे पहले वाले भी 3 वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको अगर आपने वॉच नहीं किया है तो उसको भी गो थ्रू कीजिएगा सो दैट आपकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग रहे पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। और साथ ही साथ अपने ब्रह्मास्त्र यानी कि अपने साथ अपनी कॉपी पेन को लेके बैठिएगा सो दैट जो भी चीज़ यहाँ से डिलीवर होती है वो आपके पास आपके नोट्स में, आपके नोट्स के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रह जाए, आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो बेसिकली हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मासेस, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द एटॉमिक मास के बारे में समझेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और तीसरा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास एंड लास्ट में एंड अप करेंगे विद द फॉर्मूला मास, ठीक है। तो आज का टोटल वीडियो जो रहने वाला है, ये सेगमेंट रहने वाला है, इसमें मोर ओवर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और मासेस में आपके डिफरेंट टाइप्स की 4 टाइप्स ऑफ मासेस को हम लोग कवर करने वाले हैं वन बाय द अदर, राइट। तो चलिए बिना समय गए स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, दैट इज द एटॉमिक मास। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो देखिए एटॉमिक मास तो किसका मास होगा, यानी एटम के मास को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। पर ये क्या है, एकदम सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, जब आपसे कोई एब्रप्टली किसी ने पूछ लिया तब आप बताओगे कि एटम के मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं, बट साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन क्या है उसको आप लोग चेकआउट करिए, राइट। तो देखिए सबसे पहले स्टोरी भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में अपने आप देखा होगा कि जो वेइंग मशीन आती है, ठीक है, अभी तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल मशीन भी आपको दिखता है, बट यस जो ठेले वाले होते हैं यानी जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं उनके पास अभी भी आपको बैलेंस दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, तराजू। आपने देखा होगा तराजू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तराजू में एक जगह पे क्या रखते हैं, एक जगह पे हम वेट रखते हैं, बाट रखते हैं एंड दूसरे उसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, वेट को नापते हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, हमने क्या है आर्बिट्ररी किसी अमाउंट को, क्वांटिटी को ही हमने क्या कहा है कि ये हमारा 1 kg का बाट है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को वेट करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास बाट नहीं है या कुछ है नहीं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग जिनके पास वो नहीं होता तो वो क्या पत्थर रख देते हैं या कुछ अलग तरीके से चीज़ें, या फिर कुछ सामान रख दिया कि आधा किलो ये है, उसको मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या आपको समझना है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि सिंपल सा हम क्या करते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को क्या करते हैं, तौलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एक बाट रखा वो 1 kg का है तो उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इतना हो गया। सपोज करो अगर हमें इसी चीज़ को अगर हमने और ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ मिला दी तो अभी हमें 2 बाट रखने पड़ा, तो हमने इससे क्या कह दिया कि वो 2 kg है, ठीक है। तो मेन फंडा आपको जो समझना है वो है कि इन कंपैरिजन हम क्या करते हैं, तौलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खास बात है, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियसली जब हम बात करते हैं बिफोर लैंडिंग ऑन टू कार्बन, कि कार्बन को हम लोग स्टैंडर्ड मानने से पहले जर्नी थोड़ी सी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, ये बात तो आपको पता है। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट तो चला था। तो सबसे पहले क्या था, हाइड्रोजन को माना गया था कि हम इसको स्टैंडर्ड लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था कि हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज आर्बिट्रली असाइंड एज अ मास ऑफ 1। तो हाइड्रोजन को माना गया था कि उसका मास हम लोग 1 लेंगे और उसके कंपैरिजन में हम बाकी एलिमेंट्स को बता सकते हैं कि हाइड्रोजन अगर यहाँ पे 9 हाइड्रोजन लग रहा है या 6 हाइड्रोजन लग रहा है तो उसके 6 टाइम्स है, यानी कि इसका वजन क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। इस तरीके से कोशिश की गई थी, बट क्या हुआ था, एंड अदर एलिमेंट्स वर असाइंड देयर रिलेटिव मास, ठीक है। तो उनके अलग अलग मास को निकाला गया था, बट हाउएवर हम इसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाए। बीइंग रीजन क्या है कि लाइटेस्ट एलिमेंट जो है, साथ ही साथ क्या है, रिएक्टिव भी है थोड़ा सा, और कह सकते हो कि बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे थी जिसकी वजह से हमें इसको इग्नोर करना पड़ा, ठीक है। क्या करना पड़ा, इसको
हटाना पड़ा और इसकी जगह दूसरे एलिमेंट को देखा गया, फिर ऑक्सीजन को भी देखा गया था, बट स्टिल उसको भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड एज अ स्टैंडर्ड नहीं कर पाए ड्यू टू डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन। बट हाउएवर जो भी हम लोग लैंड आउट किए हैं दैट इज द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द एटॉमिक मास इज बेस्ड अपॉन द कार्बन 12। तो कार्बन 12 को हमने असाइन कर दिया है एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है, कि कार्बन 12 के आइसोटोप जो है यानी कार्बन का 12 आइसोटोप है उसको हमने क्या माना है, स्टैंडर्ड माना है एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन इन 1961। यानी 1961 से हमने क्या है कार्बन को सेटबैक कर लिया कि यस कार्बन तुम ही हो जो हमारा स्टैंडर्ड सेटअप करोगे और उससे रिलेटेड हम चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कार्बन की अबेंडेंस भी आपको क्या है आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मिलता है, जो बात ये आपके हाइड्रोजन में नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन या रिस्पेक्टिव ऑक्सीजन को लिया नहीं, बट हम लैंड आउट किए किस पे, कार्बन पे। तो कार्बन आपको सही बंदा मिल गया जिसने हेल्प की कि आपको किसी भी चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए, किसी की वेट को निकालने के लिए। इसीलिए एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी आप जानते हो, क्योंकि हमने क्या किया, किसके रिलेटिव में लिया है, किसी स्टैंडर्ड वैल्यू के रिलेटिव में लिया है। और कौन है यहाँ पे स्टैंडर्ड, दैट इज कार्बन 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हियर कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 12C, ठीक है। तो अभी हम लोग नोटेशन की भी बात करेंगे और आई होप आपने 10th तक पढ़ा है तो केमिस्ट्री में ये चीज आपको पता भी होगी, बट स्टिल हम लोग इसको भी रिवाइज करेंगे, सो दैट रिवाइज करेंगे तो याद तो अपने आप ही हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली इन दिस सिस्टम 12 कार्बन इज असाइंड अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास हमने कंसिडर कर दिया है कि दैट विल बी ऑट 12 एटॉमिक मास, ठीक है। इसको इस एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या कहते हैं, AMU के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हो या मास लिखते हो तो आप क्या लिख देते हो, जैसे एक 12U लिख दोगे, ठीक है, या 12 AMU लिख दोगे, 1 AMU लिखोगे या फिर क्या लिखोगे 1U लिख दोगे, ठीक है। एंड मासेस ऑफ द अदर एटम्स आर असाइंड रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी इसके रिस्पेक्ट में हम उनकी बात करते हैं कि उसकी एटॉमिक यूनिट कितनी है। तो आपको ये सेटबैक मिल गया कि यहाँ पे जब हम मास के बारे में बात करते हैं तो स्टैंडर्ड जो हमें सेट करना है, वो स्टैंडर्ड जो यहाँ पे सेटबैक्ड है वो है आपका कार्बन एटम। इज इट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं आगे के टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या है एटॉमिक मास यूनिट। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें एटॉमिक मास यूनिट है क्या बेसिकली, राइट। तो देखिए ये क्या है आपके पास, तो देखिए एटॉमिक मास यूनिट जो हमने लिया है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में है। अब देखिए कि अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत सारे हैं जिसके थ्रू हम मास को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेसी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वे कर सकते हैं। बट अर्लियर टाइम्स इट वाज नॉट सो, राइट। देखिए बेसिकली होता क्या है कि वन एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU को क्या डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली ऑफ इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 के 1/12 मास को हम लेते हैं क्या, एज अ वन एटॉमिक यूनिट, ठीक है। अब हम लोग ये भी आंसर करेंगे कि कैसे ये आया भी, राइट। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि 1 AMU की जो वैल्यू है, ठीक है, 1 AMU बराबर कितना होता है, ये आपके हाइड्रोजन के वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वेट हमने कहाँ से निकाला है उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये 1 AMU अपन लोग याद रखेंगे, इट इज नथिंग बट 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और केजी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर लोगे आप लोग, ठीक है, आसानी से कन्वर्ट करोगे, यानी डिवाइड बाई 1000 कर दोगे, यानी 27 हो जाएगा केजी में। तो 1 AMU बराबर ये है, ये अपन लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो मास ऑफ द हाइड्रोजन की भी है जो मैंने अभी आपको बताया कि ये रिस्पेक्टिवली आपके मास ऑफ द हाइड्रोजन के बराबर है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी ये इवैल्यूएट हो जाता है, राइट। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ AMU अगर हम बात करते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन एटम का मास निकालते हैं तो कैसे होगा, तो देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमने क्या रखा है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमने क्या रखा है, मेन ये क्या है, हाइड्रोजन का है, ठीक है, मास है जो हमारे पास है, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये नियरली आपके क्या है, इसके बराबर है। एंड अपॉन क्या कर दिया, 1 AMU कर दिया, तो आपके पास जो वेट आता है हाइड्रोजन का, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू जो आपके पास आती है रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज 1.008, जिसको नियरली हम लोग क्या लिखते हैं, नियरली हम 1 भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये आपको दूसरी बात हमें जो समझनी है बच्चे, वो बस सिंपल सा है कि AMU को लिखने की जगह अब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं 1.008 और U लिख देते हैं छोटा,
ठीक है। जैसे होता है ना आजकल मैसेजिंग, पहले एक समय था हम लोग लेटर लिखते थे, ठीक है, आज समय क्या व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली आपकी केमिस्ट्री ने भी अपने आपको एडवांस कर रखा है, ठीक है, ये क्यों पीछे रहेगा, राइट। तो AMA की जगह अपन लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे U लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। कैसे किया है, रिलेटिव एटॉमिक मास को आपको समझना है, राइट। अब आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि एटॉमिक मास का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, राइट। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल, अगर हम आपको इसको एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की बात की तो आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट इस तरह के फॉर्म में लिखे रहते हैं, ठीक है। एंड आई नो कि आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा है और आपको पता भी है कि क्या क्या ये चीज़ है। चलिए फिर भी इसको क्या करते हैं, रीबूस्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा क्या लगे, खुशी होगी, यस आपको आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये कार्बन का एग्जांपल लिया है, सिंबल है कार्बन C। तो ये जो बेसिकली कार्बन या C लिखा हुआ है, ठीक है, कैप्स लॉक में लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको क्या बताता है, तो ये बताता है बच्चे आपको सिंबल बताता है, ठीक है। इज इट क्लियर, ये बताता है सिंबल, एब्सोल्युटली आपको पता ही है। दूसरी बात ये जो यहाँ पे 12 लिखा है, दिस 12 टेल्स यू अबाउट द मास नंबर, या हम कहते हैं कि यही आपको क्या बताता है, एटॉमिक मास बताता है। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है ऑन द टॉप ऑफ द सिंबल, इट इज नोन एज द एटॉमिक मास, की ये आपको एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, या इसी को हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। एंड द डाउन वन, ठीक है, डाउनफॉल यानी कि जो नीचे लिखा है ये क्या बताता है, तो ये बेसिकली आपको बताता है अबाउट द एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जो लोअर यहाँ पे लिखा है यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखा है, और जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है दैट इज अबाउट द मास, ठीक है। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है भैया, मास है, मास मतलब समझ लो कि क्या होता है, भारी होता है ना, भार से रिलेटेड है, भारी, तो ये क्या होगा, हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड आपके पास इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है वो थोड़ी से रिलेशन के बारे में समझना है कि वो क्या है, ठीक है। तो देखिए मास नंबर को हम लोग अगर हम सिंबल में एज ए आर्बिट्ररी रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स आपका कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल है, और यहाँ पे अपन लोग क्या लिख दिए, ए लिख दिया और जेड लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे ए जो है वो है क्या है, आपका मास नंबर है, और Z जो है दैट इज योर एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, और A जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास नंबर को, ठीक है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज अपने लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये है कि एटॉमिक मास जो होता है यानी A जो होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कितने प्रोटॉन हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये आपको क्या देता है, एटॉमिक मास होता है। वैसे भी अपन लोगों को पता है कि जो एटम होता है, एटम को हमने क्या स्फीयर माना है, ठीक है, उसमें बीच में सेंटर होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस में कौन रहता है, इसी न्यूक्लियस में रहते हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इनको कलेक्टिवली जानते हैं हम एज अ न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, हम मानते हैं कि जो यहाँ पे मास होता है एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो किसमें है, न्यूक्लियस में है, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास ये है कि एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और बेसिकली एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, राइट। दूसरी बात यहाँ से आपको ये पता चल गया, साथ ही साथ ये जो Z है, ठीक है, Z जो है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये बताता है बेसिकली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में आपको बताता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो Z है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको Z पता है तो आपको ये बता सकते हो कि किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि कितने इसमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एटम ऑन द होल क्या होता है, न्यूट्रल स्पीशीज है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसमें एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी लिखा रहता है, दोनों ही चीज़ें, पर हम कहेंगे कि प्रोटॉन को लेके चलिए काफ़ी अच्छे रहेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसको हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं, A बराबर P को हम क्या लिख देते हैं, Z प्लस क्या हो गया, N नॉट यानी कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रल एटम, ठीक है, पर इसका मास है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी मिल जाता है, तो इससे आसानी से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर एटम आपको दिया हुआ है तो उसके इंफॉर्मेशन यानी उनके पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके बारे का इन्फॉर्मेशन आप आसानी से बता सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहीं पे पूछा आपसे, ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो यू कैन ईजिली आंसर कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि जो इसका एटॉमिक मास होगा वही इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, ऑब्वियस है।
न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को अपन लोग अप्लाई करेंगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन बराबर इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a माइनस जेड या a टू z पढ़ा है ना ABCD, तो वही है आपका a टू z, इसको कर देना है यानी ऊपर में से नीचे को माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 6 बराबर जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इस केस में सेम आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ और अपने से ट्राई करना, ठीक है, इसी का हम लोग आइसोटोप ले लेते हैं, C है 16 है और यहाँ हमने लिख दिया 14। बाकी आप तीनों चीज़ों को निकालिए, मास बताइए, Z बताइए, सब कुछ बता के निकालना है। ठीक है, तो ट्राई योर सेल्फ एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इसको आसानी से निकाल भी लोगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, समझ में आया बच्चों अच्छे से, सब बढ़िया। चलिए आगे मूव करते हैं और बात करते हैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास की। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, बेसिकली टाइम का समय है ना, टाइम की बात है कि वही डिस्कवरी धीरे धीरे क्या है वन स्टेप अहेड चलता है। आज जो हम चीज़ देख रहे हैं हो सकता है फ्यूचर में इससे भी और रियलिस्टिक और भी अलग चीज़ आपको देखने को मिले। जैसे कि हम लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हमारे पास एक स्मार्टफोन होगा और जिसके थ्रू हम घर पे बैठ के इतनी आसानी से पूरी दुनिया से कनेक्टेड रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारे वेंचर्स कर सकते हैं। पर यही आप 10 साल अगर इमेजिन कर रहे होते तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बट आज वो चीज़ पॉसिबल है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी क्या है, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंशन आपको अलग अलग तरीके टॉप टेक्नोलॉजी की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको कोरिलेट करें तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इस बात से आया है कि आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस ने क्या कहा है, इस पर्टिकुलर एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को लाया है। राइट, तो बेसिकली होता क्या है देखिए, इसको समझते हैं। तो आइसोटोप्स का मतलब क्या है ये पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग लगेगी और अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो बच्चे आइसोटोप की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज होते हैं, ऐसे स्पीशीज होते हैं, राइट, या आप कह सकते हो ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स तो नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि एटम्स के ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें आपको क्या देते हैं, ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें आपको क्या देखने को मिलता है, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको क्या दिखता है, एटॉमिक मास डिफरेंट दिखता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए कार्बन का है, तो हमने ये देखिए 3 कार्बन लिख दिया और ये कार्बन के जो एटॉमिक नंबर होगा तो वो तो बच्चे सेम होगा, दैट इज 6 रहेगा, बट इसके मास डिफरेंस होगी, यानी कि ये क्या है 12 है, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। तो व्हाट द चेंज यू आर गोइंग टू सी, आप क्या चेंज यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, आइसोटोपिक स्पीशीज क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनके क्या सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट देयर एटॉमिक मास आर डिफरेंट। ठीक है, क्या पता चला आपको, देयर मास आर डिफरेंट। और क्या ये हमने कहीं से बना के रख दिया, नहीं, ये आपकी नेचर में एग्जिस्टेंस इनकी है, बट द एग्जिस्टेंस में वैरी, उनकी परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस क्या हो सकती है, वो नेचर में वैरी कर सकती है। राइट, तो इनकी वजह से हमें एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ा और पढ़ना पड़ा। राइट, तो यहाँ पे देखिए ये है इनके सबके क्या है, ये इनकी प्रेजेंस आपको आपके एनवायरनमेंट में देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन 12, ठीक है, इसको इस तरीके से भी अपन लोग लिखते हैं C12, C13 एंड C14 के नाम से भी जानते हो। राइट, तो बेसिकली आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको ये दिखता है कि जो C12 है इसकी प्रेजेंस आपके एनवायरनमेंट में लगभग क्या है 99% के आसपास है। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट में जो कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, या जब भी आप कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को निकालते हो, स्टडी करते हो, सेग्रीगेशन करते हो, तो आप पाते हो कि कार्बन 12 जो है वो 98.8% है एंड कार्बन 13 जो है वो 1% के आसपास है एंड कार्बन 14 जो है वो तो बहुत ही कम है, बहुत कम, यानी आप समझ सकते हो 10 की पावर -10, वेरी लेस। ठीक है, तो ये आपको समझ में क्या आता है कि इससे क्या समझना है, इन्फ्रेंस क्या आपको निकला कि ये आपके पर्टिकुलर कार्बन के आइसोटोप्स है, इनकी परसेंटेज में अबंडेंस बहुत ही क्या है, किस तरीके, इसकी मैक्सिमम, इसकी थोड़ी सी और इसकी तो बिल्कुल ही रेयर है। ठीक है, बहुत ही कम है। साथ ही साथ यहाँ से एक और पॉइंट हम लोग यहाँ से कोट कर लेते हैं जो फैक्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एलिमेंट होता है यानी C12, C14 जो होता है, ये पता कैसा होता है, ये बच्चा होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है, कैसा होता है, रेडियो एक्टिव है, यानी बहुत ही जल्दी क्या कर जाता है, डीके कर जाता है। ठीक है, बनता है, बिगड़ता है। ठीक है, तो ये कैसा है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है और इसी को हम लोग क्या है, कार्बन डेटिंग, आपने नाम सुना होगा कि किसी भी पुरानी चीज का एज आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें आप इसी को यूज करते हो। राइट, तो बेसिकली आइसोटोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कार्बन के पास क्या है, 3 आइसोटोप है, क्या बस कार्बन की ही बात कर रहे हैं ना,
बाकी सारे एलिमेंट्स की भी बात करें, उनके रेस्पेक्टिव आइसोटोप्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि उनके हो सकते हैं 3 हो, किसी के 2 हो, ठीक है, किसी का एक भी आइसोटोप ना हो, सिंगल वन हैंड पीस हो, ठीक है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो ये आपके क्या है, कार्बन के आपके पास 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, और इनकी प्रेजेंस अबेंडेंस आपको जो दिखती है वो इस तरीके से हमने लिख रखी है, लिस्ट आउट कर दिए कि इनका परसेंटेज अबेंडेंस कितना है एनवायरमेंट में, ठीक है, और एटॉमिक मास 1 का 12, 1 का 13, 1 का 14 है, ठीक है, इसलिए तो नाम क्या रखा है, C12, C13, C14, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो इसमें आप क्या निकालते हो कि जब एक ही स्पीशीज के 3 हैं तो आप क्या करोगे, सीधा एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा दोगे, ठीक है, अपन लोग क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, और एवरेज निकालना तो बच्चों का खेल है, आराम से आप निकालोगे, क्या करोगे सिंपल से। तो इस केस में आपने क्या है, एवरेज एटॉमिक मास निकाला, सिंपल से क्या करना है, जो भी यहाँ पे परसेंटेज है इनटू मल्टीप्लाइड बाय देयर मासेस, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं C12 की, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है C13 की, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, C14 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0.9998/100 करोगे तो अब क्या आ जाएगा, 0.98 आएगा, तो 0.98 इंटू 12, और इसको आपने कैलकुलेट किया तो जो एवरेज एटॉमिक मास आपको निकल के आया है कार्बन का, दैट इज 12.011 U, ठीक है, और यू कैन राइट इट एज 12.011 AMU, ठीक है, आइदर वे, ठीक है, दोनों चीज आप लिख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एवरेज एटॉमिक मास, कैसे आपने इसको निकाला है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए मूव करते हैं आगे। अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो आपके पास नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में है, तो देखो बच्चों ये जो है ये आपका पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये दिख रहा होगा, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, हाईलाइट भी कर देते हैं सो दैट ये आपको और आसानी से दिखे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका पाई चार्ट की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश की गई है, और बेसिकली आपको दिख क्या रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, द वन बीइंग द नाइट्रोजन जो है दैट इज 7 एंड द नॉर्मल जो है वो तो 14 है, दूसरा जो इसका आइसोटोप है दैट इज N15, यानी कि 7 तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा और 15 इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, रेस्पेक्टिव इसके क्या है, मास है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। परसेंटेज ऑफ अबेंडेंस अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपको क्या दिखता है कि ये जो 14 होता है ये लगभग आपका क्या है, 99% है, ठीक है, क्या है, ये लगभग आपका 99% है, और ये रिमेनिंग आपका जो बचता है नियरली ये क्या है, 1% है। तो अभी आपको सिखाया है, सेम चीज अप्लाई करना है, तो आप क्या निकालोगे, तो ये आप कैलकुलेट करिए, एवरेज एटॉमिक मास अपने पास क्या आ जाएगा, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चे लोग तो आपके पास क्या आएगा, तो सिंपल से क्या करना है, 14 है तो आपके पास 14U हो जाएगा, और इनटू आप क्या कर दोगे 0.99 प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 15U इंटू 0.01, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नियरली आएगा 14.007 के आसपास आएगा, दिस वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, और आपके पास अगर डेटा भी दिया है और उससे बोलता है कि आप इसके एटॉमिक मास को निकालिए तो आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, तरीका ये अप्लाई करोगे, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स भी कर रहे हो, ये श्योरिटी तो मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात को जरूर मान रहे होगे, राइट, क्योंकि आपके लिए ही बहुत बेहतर है, ठीक है। अब अपन लोग देखिए, अभी हम लोगों ने 2 तरह के मास को समझा, एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास जिसे हमने कहा, और दूसरा हमने समझा एवरेज एटॉमिक मास। नाउ अब तीसरे चीज पे हम जा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपने देखा था जर्नी जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो आपको पता है कि एटम से बात की थी, और एटम से बनते हैं मिलके क्या बनते हैं, जब एटम 2 से ज़्यादा जब मिलते हैं तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे बनते हैं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उनका भी तो कुछ मास होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैटर की बात क्या होती है, उसके पास कुछ ना कुछ मास तो होता है, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल्स के मास को निकालना, ठीक है। अब देखिए आपने हर तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक तो होता है होमो एटॉमिक, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है, जैसे कि Cl2 हो गया, O2 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, I2 हो गया, Br2 हो गया, ये सब क्या है, होमो मतलब सेम, ठीक है, जैसे कि O2 हो गया, ठीक है, O3 हो गया, Br2 हो गया एंड सो ऑन, ब्रोमीन, ठीक है।
अब दूसरा जो होता है वो हेट्रोएटॉमिक होता है या पॉलीएटॉमिक इसको कह सकते हो, ठीक है। हेट्रोएटॉमिक में आपको क्या दिखेगा, हेट्रोएटॉमिक में आपको ऐसे एलिमेंट के एटम्स क्या कहते हैं, कंबाइन होते हैं, दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तब भी तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको आप क्या हुए हेट्रो कहोगे। जैसे कि आपके पास हो गया NH3 हो गया, ठीक है, HCl हो गया एंड लॉट्स मोर, मतलब केमिस्ट्री में इतने सारे आपके कंपाउंड्स है कि लिस्ट जितने भी बनाओगे बड़ी ही बनेगी और आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा, राइट। तो देखिए इनका क्या करेंगे, इनका मास निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल है तो ये 2 से ज़्यादा एटम से बना होगा और बस उसका मास निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चा कि आपको एटॉमिक मास पता हो, ठीक है। अब ये कैसे पता होगा, तो बेसिकली ये माना जाता है कि 10th तक जो बच्चा पढ़ रहा है माना जाता है, पर किसी ने अगर नहीं भी किया तो अभी देर नहीं हुई है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से चीज़ों को क्या कर सकते हो, कर सकते हो कि 20 तक एलिमेंट्स जो होते हैं उनके मासेस आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब कुछ आपको क्या होता है क्लियर होना चाहिए कि किसका, अगर मैंने नाइट्रोजन बोला तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसका एटॉमिक मास 14 है, ठीक है। इस तरीके से कार्बन का बोला तो 12 है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एकदम कहते हैं ना फिंगर टिप्स पे होना चाहिए 20 एलिमेंट्स का, ठीक है। बाकी और चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ी सी दिमाग में रखना पड़ेगा, और मोर प्रोबेबली अगर आपके एग्जाम में होते हैं आपको मिल जाता है उनकी वैल्यू तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तब तक कुछ एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट रिसेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट आपके एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का क्या है, सम है, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास एज वन एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एडिंग टुगेदर, ठीक है। ये तो कहानी लिखी है बट आपको पता है क्या करना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल ले लिया, ठीक है, आर्बिट्ररी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि एक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, यानी कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल तो होगा ही, X3 है, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इसके एटम्स को सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। सबसे अच्छा सिंपल तरीका क्या है, तो देखिए इसमें एक A है, ठीक है, और क्या है 3 आपके X है, तो 3X लिख दिया, ठीक है। अब इसी के मास को रख लो और वही मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे कि हम लोग इस एग्जाम्पल को समझते हैं, पहला एग्जाम्पल जो आपके पास है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है। अब मीथेन बोल दिया, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4 है, ठीक है, CH4। मैंने कहा इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, एक कार्बन है प्लस यहाँ पे 4 क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तोड़ दिया आपने इसको, ठीक है। अब करना क्या है, कार्बन का आपको पता है मास कितना लेना है, 12.011, या आर्बिट्ररी हम लोग 12 भी रख लेते हैं, और हाइड्रोजन आपको पता है 1, टोटल करोगे क्या आएगा 16U, यानी कि 16.043 एक्यूरेटली अगर हम बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का मास निकाला, ठीक है। सिमिलरली आपके पास वाटर का है तो वाटर का भी आपको आसानी से दिख रहा है, यहाँ पे क्या है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। कितने, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो क्या कर देना, हाइड्रोजन का वेट रख दोगे एंड देन आपके पास आंसर आ जाएगा एंड दैट विल बी 18, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी कि 18U आप इसको लिखोगे, ठीक है। इस पे भी आएंगे, ग्राम पर मोल सब क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग क्या है मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इसको सिंपली क्या है AMU में या U में लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली मॉलिक्यूलर मास हो गया। और आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के मास को निकाल के चेकआउट करिए और देखिए कि आपने जो सीखा है वो आप अप्लाई भी कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए, राइट। अब देखते हैं, बात करते हैं फॉर्मूला मास की, ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल से बना। फॉर्मूला मास भी एज सच अगर आप देखोगे, दूर से देखोगे ना तो कोई डिफरेंस आपको नहीं है, बट फैक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, यस वही कंपाउंड जिनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें बेसिकली आपको क्या दिखता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड, यस हमारे घर में जो नमक मिलता है ना हमें NaCl, उसकी बात हो रही है, ठीक है। वो भी आपका क्या है, एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। डू नॉट कंटेन अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि NaCl जो है आप समझते हो, जैसे H2O बोल दिया, ठीक है। तो H2O मॉलिक्यूल जो है वो H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में आपको दिखता है कि वाटर क्या है, वो क्या है H2O। इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली आपको पानी लिए हो तो उसके मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, ठीक है।
आपको H2O के फॉर्म में वो फ्रीली आपको मूवमेंट करके दिखते रहेंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे आपके जैसे जो हम बात करते हैं आपके आयनिक कंपाउंड की, तो वो एज सच इंडिपेंडेंट नहीं होंगे कि NaCl आपका है, NaCl नमक उठाया तो NaCl यूनिट रैंडमली अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्लस्टर या कह सकते हो एकदम 3D स्ट्रक्चर में ये पैक्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। तो बेसिकली इन सब के लिए जब हम टर्म यूज करते हैं तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना यूज करके एब्रप्टली हम लोग यूज ही कर लेते हैं, ठीक है। पर सही तरीका आपको क्या यूज करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड यूज करना, पर हमारे टंग पे चढ़ा हुआ है, हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, NaCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ऑब्वियसली NaCl भी आपका है क्या, बेसिकली एक मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो बस अपने को क्लियर क्या करना है, यहाँ पे आपको फंडा क्या क्लियर रखना है, वो ये है कि ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। इन सच कंपाउंड पॉजिटिव सोडियम एंड नेगेटिव क्लोराइड एनाइड आर अरेंज इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये 3D स्ट्रक्चर है NaCl का, ठीक है। जहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आपका क्या है, Cl- यानी क्लोराइड आयन है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज नोन एज योर एनायन पार्ट, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एनायन एंड जो पॉजिटिव चार्ज है जो आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है दैट इज Na पॉजिटिव, और ये क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, कैटायन है, और ये क्या है, आपस में इंटैक्ट है, ठीक है। और आपके इंटैक्ट है, इसको ये देखना, ठीक है। तो ये क्या है, एज अ फॉर्मूला यूनिट वर्क कर रहे हैं, क्लस्टर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या दिखता है, इन सोडियम क्लोराइड 1 NaCl 1 एक आप अगर बात करते हो NaCl की, जब हम बात करते हैं तो आपका एक सोडियम दैट इज Na पॉजिटिव, ठीक है, सराउंडेड बाय 6 Cl-, ठीक है, यानी 6 क्लोराइड आयन से ये क्या होता है, सराउंडेड होता है, एंड वाइस वर्सा हम कहेंगे दिस फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास यूनिट इंस्टेड ऑफ molecular mass as a solid state of sodium chloride does not exist as a single entity, ठीक है। तो सिंगल एंटाइटी यानी कि NaCl आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जैसे मैंने कहा कि वाटर और इसका कंपैरिजन करके अभी हमने समझा, तो वैसा एग्जिस्ट नहीं करता, ये एकदम क्लस्टर में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में अपन लोग क्या निकालते हैं, फॉर्मूला मास निकालते हैं। बाकी तरीका सिंपल है, ठीक है। तरीका अपन लोग वही जो मॉलिक्यूलर मास का अप्लाई करते हो वही सेम तरीका यहाँ पे यूज करते हो कि आपके पास अगर NaCl भी है तो क्या है, इसमें क्या है, Na है, सोडियम है, और क्या है, Cl है, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक मास दैट इज 23, Cl का कितना है, 35.5 है। तो आप टोटल करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 58.5 U, ठीक है। इतना एटॉमिक यूनिट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग कैलकुलेट करते हैं, और आप लोग ट्राई भी कीजिएगा ऐसे ही, आप क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का भी ट्राई करिए, ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला मास, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, और ये खतरनाक पिक्चर भी है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका क्लोरोफॉर्म, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, या फिर जब भी हम लोग कोई सीरियल वगैरह देखते हैं ना, तो ये सीन मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगता है, सब एकदम टकटकी आग लगा के देखते हैं कि कौन कैसे किडनैप होने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ केमिकल जो यूज होता है दैट इज योर क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल भी लोगे, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा क्लोरोफॉर्म है तो फॉर्मूला पता चल जाएगा, ठीक है, और याद भी रखेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CHCl3, ठीक है, CHCl3, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर हम कहें क्लोरोफॉर्म, ठीक है। पता चल गया फॉर्मूला, अब फॉर्मूला पता चल गया तो मुझे लगता है आप बहुत जल्दी से इसको निकाल लोगे, ठीक है। करना क्या है, तो देखिए इसमें एक कार्बन है, जब सबसे बेसिक से करना है ना, आंसर बड़ा सजा के लिखना है, जैसे आपके टेस्ट में आंसर आता है ना, तो अच्छे से लिखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया, 3 इंटू क्या हो गया, यहाँ पे इसको Cl लिख दो, ठीक है। बल्कि मास को लगाना है, और मेरे से अच्छी मैथ्स तुम्हारी होगी, तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्या होगा, कार्बन का रख दोगे 12, हाइड्रोजन रख दोगे 1, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू क्लोरीन का भी आपने देखा था 35.5, ठीक है। और कैलकुलेट करके आंसर जो भी निकालोगे वो किस में लिखोगे, U या यूनिफाइड मास में लिखोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा होमवर्क टाइप का ही आप ले लो इसे, ठीक है। अब आते हैं वॉशिंग सोडा पे, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा अगेन नाम बताए ना, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने ढूंढने की कोशिश की है कि जो आपके प्रैक्टिकली कंपाउंड्स हैं, आप केमिस्ट्री को समझो, ये केमिस्ट्री कितनी है, इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये है क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग पर्पज में आपका जो यूज होता है इंग्रेडिएंट, वहाँ पे ये आपके लिए काम का है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैं आपको बता दे रही हूँ, बाकी आप करेंगे इसको प्रैक्टिस। तो ये है फॉर्मूला आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
10H2O। मैम ये क्या खतरनाक फॉर्मूला दे दिया आपने, ठीक है, पर आई एम श्योर कि आप इसे ट्राई करोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस यही स्टिक टू बेसिक अप्लाई करना और आप लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, C6H12O6, ठीक है, दिस इज आवर ग्लूकोज, ठीक है। इसको आपको निकालना है। तो ये 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे होमवर्क हैं जिनको आपको करना है और श्योरिटी के साथ आप कर भी ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें, अच्छा लगना बस काफ़ी नहीं है बल्कि आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखा होगा, ये मेरी खुशी देगी, ठीक है, राइट। बट इंस्पाइट अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे कॉल से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट जो है ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए होगा वो यहाँ से मिल जाएगा और आप कोई भी अपडेट मिस आउट नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए इतना, बाय बाय एंड टेक केयर।